आज हम लिपिड्स के बारे में बात करेंगे, उसके डेफिनेशन और उसके यानी कि इंट्रोडक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लिपिड्स के इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। लिपिड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसी तरह सेम एज कार्बोहाइड्रेट्स जो होती हैं लिपिड्स होते हैं, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इनकी जो प्रोपोर्शन है वो हाई होती है, हाई प्रोपोर्शन। सो वी कैन से दैट देयर इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन लिपिड्स। एंड ऑक्सीजन की हम बात करें तो वेरी लो प्रोपोर्शन। ऑक्सीजन की हम बात करें तो लिपिड में ऑक्सीजन की जो प्रोपोर्शन होती है वो बहुत ही कम होती है। तो हम देखें इसकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेबिलिटी पर, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी। in relation to कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम इस पॉइंट पर बात करेंगे कि हमने बात की थी कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की प्रोपोर्शन बहुत ही ज़्यादा होती है, वेरी हाई। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स होती हैं वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करती हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। सो वी कैन से दैट दे स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द एनी कार्बोहाइड्रेट। सो वी कैन से दैट हम लिख लेते हैं इसको, द लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर्ड टू एनी carbohydrate because of कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाई कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से कार्बन हाइड्रोजन की हाई प्रोपोर्शन होता है इनमें। कार्बन और हाइड्रोजन का हाई प्रोपोर्शन होता है लिपिड्स में, लिपिड्स के अंदर हाई प्रोपोर्शन होता है। तो ये इनकी बॉन्ड्स के दरमियान एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हैं लिपिड्स हैं वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करती हैं एज़ कम्पेयर टू एनी कार्बोहाइड्रेट। तो आगे हम बात करें लिपिड्स की, एक और बात करें तो हम कहेंगे दीज आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ compounds related to fatty acids। हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं? हेट्रोजीनस कहते हैं। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट
एंड जीनस मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या हम क्या लेते हैं इसके जो कंपोनेंट्स हैं, या हम क्या लें इसे कंपोजिशन। जो लिपिड्स हैं वो हाइड्रोजनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं रिलेटेड फैटी एसिड्स, इनमें फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है लिपिड्स का, फैटी एसिड्स। तो ये हाइड्रोजनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजनस डिफरेंट इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। हमने बात की थी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की। ये जो हम इनकी बात करते हैं ये होमोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, हम इन्हें होमोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स कहते हैं क्योंकि इनके जो रिपीटिंग सब यूनिट्स हैं इनके, इन दोनों के कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के जो रिपीटिंग सब यूनिट्स हैं वो एक ही किस्म की होती हैं, रिपीटिंग सब यूनिट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं उनके जो रिपीटिंग सब यूनिट्स हैं वो एक ही तरह के होते हैं। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें जो रिपीटिंग सब यूनिट्स हैं वो सब के सब सैकरोन्स होते हैं, मतलब कि शुगर होते हैं, कोई और नहीं होता। यानी कि शुगर होते हैं, डिफरेंट किस्म के भी हो सकते हैं लेकिन होते शुगर ही हैं, वो रिपीटिंग सब यूनिट्स शुगर होते हैं। प्रोटीन की हम अगर बात करें, प्रोटीन्स के अंदर जो रिपीटिंग सब यूनिट्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं अमाइनो एसिड्स ऑफ सेम नेचर। वो हम अगर बात करें प्रोटीन्स की, उसमें अमाइनो एसिड्स होते हैं जो एक ही किस्म के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लिपिड्स हैं उनमें वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बनते हैं, उनकी कंपोजिशन यानी कि डिफरेंट होती है। अगर हम एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में एक किस्म के होते हैं ये जो सब यूनिट्स हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें भी सेम ही सब यूनिट्स होते हैं, एक ही किस्म के होते हैं, सब के सब शुगर होते हैं, और यहाँ अमीनो एसिड होते हैं। तो ये हाइड्रोजनस कैसे हो गए, हम ये बात करते हैं हाइड्रोजनस ये कैसे हो गए। हाइड्रोजनस ये इसलिए हो गए कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ग्लिसरॉल हो सकते हैं, फैटी एसिड इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। तो ये एस्टर्स बनाते हैं, ठीक है, ये एस्टर्स बनाते हैं और ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स जो हैं उनमें जो वैक्सीज होती हैं, फैट्स होती हैं, ऑयल्स होते हैं, ये सब के सब लिपिड्स में आ जाते हैं, ये सब के सब लिपिड्स में आ जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि आपको आगे स्टडी में हेल्प कर सकता है। तो हम अभी बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स के बारे में। तो हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू लिपिड्स। तो फर्स्ट हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि
दे आर यूज टू स्टोर, जैसे कि हमने बात की थी कि जो लिपिड्स होते हैं वो के एनर्जी हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एनर्जी स्टोरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नंबर 2 पे हम बात करें, दीज आर हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स, ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं एंड फॉर्म द स्ट्रक्चरल composition of cell membrane या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हम इन्हें कहते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है, जो हाइड्रोफोबिक है इसका मतलब है वाटर रिपेलिंग या वाटर हेटिंग। ये वाटर हेटिंग या वाटर रिपेलिंग कंपाउंड मतलब कि ये वाटर के ख़िलाफ़ काम करते हैं, वाटर के ये ज़िद हैं। अगर हम उर्दू की लुगत में हम बात करें इसकी, ये वाटर की ज़िद हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। अच्छा, अगर हम वो स्ट्रक्चर ड्रा करें सेल मेम्ब्रेन की, कैसे स्ट्रक्चर कंपोजिशन बनाती हैं, तो ये लिपिड है इस तरह के, ये एक लेयर होगी लिपिड की, ये दूसरी लेयर हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन है। हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करेंगे। ये लिपिड बाई लेयर्स, बाई का मतलब 2, लिपिड की बाई लेयर्स, लिपिड की 2 तहें होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमने ऐसे ही आपको समझाने के लिए ड्रा किया। लिपिड की 2 तहें होती हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ऐसे प्रोटीन प्रेजेंट होंगी। ये भी लिपिड की हम थोड़ी सी लंबी सी चेन ड्रा कर लेते हैं। तो ये लिपिड की ये लेयर है और प्रोटीन्स इसमें धंसी होती हैं, ऐसे ही प्रोटीन धंसी होती हैं, ऊपर सरफेस के ऊपर पड़ी होती हैं। इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो इसके अंदर पड़ी होती हैं, ठीक है, हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो हमने बात की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यह थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात की। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ये वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक होती हैं, नेचर में हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो अगर ये हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर रिपेलिंग हैं, तो हम कह सकते हैं ना, दीज आर insoluble in water and soluble in the organic solvents। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो सॉल्वेंट्स हमें मिलते हैं, उनमें ये
सॉल्युबल होती हैं, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होती। एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो ईथर हो गया, बेंजीन हो गया और ग्रीस हो गई और क्लोरोफॉर्म, एक्स्ट्रा हो गए। इनमें ये जो लिपिड्स हैं, लिपिड की हम बात कर रहे थे, वो सॉल्युबल होते हैं ईथर में भी, बेंजीन में भी, ग्रीस में भी और क्लोरोफॉर्म में भी ये सॉल्युबल होंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। तो हम इसको रब कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे इसके मज़ीद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो एक पॉइंट ये भी है कि दी प्रोवाइड इंसोलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। ये एटमॉस्फेरिक हीट होती है, बहुत ज़्यादा हीट, और जो ठंडक होती है बहुत ज़्यादा ठंडक, यानी कि जो ये माइनस के करीब जाने वाला होता है टेम्परेचर। तो ये लिपिड्स की मौजूदगी में ये हम पर असर नहीं करते। तो हम कह सकते हैं कि लिपिड्स का एक बहुत अहम किरदार है, जो कि हमें हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा माइनस में जो टेम्परेचर होता है उससे बचाता है। तो हमने ये बात की कि वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, कोल्ड, वेरी लो टेम्परेचर में ये हमें बचाते हैं अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। उसमें हमें ये बचाते हैं। तो हम आगे बात करें, आगे हम थोड़ी सी इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें। तो ये जो लिपिड्स होते हैं वो एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स के ऊपर ये आउटर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, ये भी लिपिड्स की बनी होती है, जो कि उसे हम वैक्सेस कहते हैं। वैक्सेस ये भी उन्हें ड्राई होने से या अटैक वगैरह, किसी प्रे के अटैक से ये उन्हें बचाती हैं। नंबर 3 पे हम बात करें तो जो क्यूटिन होती है, एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर, additional layer on the cuticle of epidermis of different organs. For example, जो होते हैं लीव्स होते हैं, सीड्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। उनके ऊपर उनकी जो एपिडर्मिस के जो क्यूटिकल है उस पर एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है, क्यूटिन। इसको भी हम लिपिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में लाते हैं, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है डिफरेंट कंडीशंस में जो उनकी लाइफ में आती हैं। ठीक है, तो इसे हम रब कर लेते हैं।
तो आगे हम क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी हम बताते हैं। इसकी क्लासिफाइड किया जाता है लिपिड्स को असाइल ग्लिसरॉल में, फॉस्फोलिपिड्स में, स्टीरॉइड्स में, टर्पेनॉइड्स में और तकरीबन ये 3 फॉर्म हैं, एक क्लासिफिकेशन में आ जाती हैं। ये हम आगे जब इसकी क्लासिफिकेशन होगी अगले लेक्चर में हम असाइल ग्लिसरॉल को पढ़ेंगे। आगे हम फॉस्फोलिपिड्स और फिर स्टीरॉइड्स और टर्पेनॉइड्स को हम बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। और चौथा हमें याद आया है कि एक है वैक्सीज, जो हम अभी पढ़ रहे थे, एन एडिशनल प्रोडक्शन एक्सोस्केलेटन ऑफ सम इंसेक्ट्स। इसकी हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, सबकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। हम पहले फैटी एसिड्स की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड्स हैं। तो फिर आगे हम असाइल ग्लिसरॉल्स, वैक्सीज एक्सेट्रा की बात करेंगे। तो चलिए हम फैटी एसिड की बात करते हैं। फैटी एसिड्स contain straight chain या हो सकती है बेंड चेन भी हो सकती है, स्ट्रेट या लॉन्ग चेन। कौन सी चेन? हाइड्रोकार्बन चेन होती है, हाइड्रोकार्बन चेन प्लस एसिडिक ग्रुप। अब एसिडिक ग्रुप में क्या आ जाता है? एसिडिक ग्रुप में आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है जो होता है COOH। या हम बात करें हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है? हाइड्रोकार्बन चेन इनमें आए है, पता है कि हमें कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स में होते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। तो हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो कि फैटी एसिड्स में शामिल होती है। अब हम जनरल फार्मूला की बात करेंगे। फैटी एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है? फैटी एसिड का हम अगर जनरल फार्मूले की बात करें तो वो है COOH और R। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं COOHR। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जनरल फार्मूला है। ये जनरल फार्मूला है फैटी एसिड्स का। अगर हम बात करें ये एसिडिक ग्रुप की, ये जो है ये हम देखेंगे कि हर फैटी एसिड में ये शामिल होगा और कार्बन नंबर 1 यही हुआ करेगी हर फैटी एसिड में। अगर हम कार्बन आइटम की काउंटिंग करें तो यहाँ से होती है। तो ये फिक्स्ड होता है। और जब हम आर ग्रुप की बात करें
तो ये क्या कहता है, ये जो R है ये लॉन्ग चेन है कार्बन एटम्स की, कार्बन चेंज भी होते रहते हैं। मतलब कि इनकी जो नंबर होते हैं वो वेरी करते रहते हैं हर फैटी एसिड्स में। अच्छा, ये वेरिएबल क्वांटिटी कहलाती है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये फिक्स्ड क्वांटिटी है और ये है वेरिएबल क्वांटिटी। ये हमने जनरल फार्मूला सीख लिया इसका। इसके बाद हम बात करेंगे इनकी कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 एसिटिक एसिड, जो कि दो कार्बन इसमें प्रेजेंट है। दूसरा है ब्यूटारिक एसिड, इसमें कार्बन 4 प्रेजेंट हैं। तीसरा है पैलमेट्रिक एसिड, इसमें कार्बन इसमें 16 प्रेजेंट हैं। चौथा है ओलिक एसिड, इसमें कार्बन 18 प्रेजेंट हैं। तो ये हमने अभी डिस्कस करनी है इसकी एग्जांपल्स, इनके स्ट्रक्चर फार्मूला हमने ड्रा करके देखने हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन आपको MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं कि ये क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड, नंबर 1 एसिटिक एसिड C2 की। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कार्बन नंबर 2 हैं, यहाँ हमने ये फार्मूला लिखा था, ये वाला इनका जनरल फार्मूला लिखा था, और ये भी हम दोनों तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एसिटिक एसिड को एक्सप्लेन करना है। हमने बात की थी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये वाला, ये वेरिएबल रहता है और ये फिक्स्ड रहता है, ये फिक्स्ड रहता है। ये कार्बन नंबर 1 होगी। और जो ये है, ये R ग्रुप है, ये वेरिएबल है। अगर हम लिखें तो CH3, इसकी वैलेंसी पूरी की इस तरह, C डबल बॉन्ड OH C, अब इसकी वैलेंसी 3 है, H ये 3 ये वाले हैं। हमने कार्बन की वैलेंसी पूरी की। तो हमने जाना कि ये जो एसिटिक एसिड है, ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, 1 और 2। ये इसके साथ हमने H3 लगाया। H3 इसलिए लगाया कि हमने इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी थी। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2 है। अगर हम ब्यूटारिक एसिड पर आएँ, ब्यूटारिक एसिड नंबर 2 ब्यूटारिक एसिड, ये था कार्बन C, और इसमें 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हम उसी तरह ही लिख लेंगे। हमारे पास भी COOH, ये तो इसमें ये फिक्स्ड अमाउंट में ये होता है। तो ये कार्बन नंबर 1 में आ गया। हमने बात की C4 हैं, C2 C3 C4।
ये हमने कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी कर दी। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ये हमने ब्यूटारिक एसिड बना लिया। और इसी तरह ही हम इसको चेन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसकी COOH कार्बन नंबर 1 हो गई, CH2 ये HCH2, ये CH2, ये C4, 1 2 3 और चौथा CH3, 1 2 3, ये हाइड्रोजन H3। तो हमने इसको इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दिया। ये था ब्यूटारिक एसिड। आगे हम बात करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पैलिमेट्रिक एसिड की। पैलिमेट्रिक एसिड जो था वो है हमने बात की कि इसमें कार्बन C16 कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट हैं। तो हम इसका ये जनरल फार्मूला हम लिख कर देखते हैं। जनरल फार्मूला इसका ये वो जो केमिकल फार्मूला C15 H31 COOH। इसमें ये C16 है। तो कैसे ये कार्बन नंबर एक ये कार्बन काउंट होगा और 15 ये टोटल मिलाकर 16 हो गए। और COOH हमने बात की थी ये फिक्स्ड रहता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इसका ड्रा करके देखते हैं कैसा होता है। अच्छा, COOH ये कार्बन नंबर 1 होगी, C ये कार्बन 2 होगी, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 5 6 7 8 9 10। इसके साथ ही नीचे हम ड्रा करें C11 C12 C13 C14 C15 C16 ये हमने ये ड्रा कर लिया इसका। अब हम इनकी जो वैलेंसी है वो पूरी कर लेंगे। H यहाँ भी H हम पूरे कर लेंगे। और ये जो 10 के साथ ये 11 लगा हुआ था, इसके भी हाइड्रोजन हम पूरे करेंगे। इसके भी और ये वाला वैलेंसी पूरी करने के लिए एक और हाइड्रोजन। तो हमने देखा कि हमने ये इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया, हमने खोल के बयान कर दिया। बुक में इस तरह नहीं था। बुक में तो ये स्टेज चेन बनाया हुआ इस तरह का COOH, उसके साथ ये R जो था COOH के साथ R लगा होता है ना, वो R जो वेरिएबल था उसकी जगह उन्होंने चेन लगाई हुई है कार्बन एटम की। C1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यहाँ उन्होंने वैलेंसी पूरी की हुई है इस तरह। यहाँ भी यहाँ H3 H2 एंड H2।
ये मैंने सिंपल कर दिया है आपको समझाने के लिए। और ये था हमारा ब्यूटारिक एसिड। तो हम अब ड्रा करते हैं पैल्मेट्रिक एसिड हो गया, हम अब ड्रा करते हैं ओलिक एसिड। ओलिक एसिड ओ ओलिक एसिड C18। ओलिक एसिड नंबर 4 पे था हमारा ओलिक एसिड C18। हमने कार्बन आइटम इसमें मालूम है C18। इसका हम अगर इसका केमिकल फार्मूला हम देखें C17H H35 COOH। तो हमने ये देख लिया कि ये तो था, जैसे हमने कि ये फिक्स था और ये वेरिएबल चेन इसमें ये लग जाती है। तो हमने वैसे ही उसका ये ओलिक एसिड हमने ड्रा कर लेना है सेम COOH कार्बन नंबर 1 C1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये बात ये ज़हन में रखें कि जो कार्बन 9 और 10 है उसके दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। जो कार्बन 9 और 10 है उसमें उनके दरमियान कार्बन एटम डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हम बाकी सिंपल वैसे ही हैं C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन नंबर 15 16 17 और 18 कार्बन एटम नंबर। अब इनकी हमने वैसे वैलेंसीज पूरी कर लेनी है। तो वैलेंसीज पूरी हो जाएंगी, ऐसे हाइड्रोजन लगा देंगे हम इनके साथ ही। ये हाइड्रोजन, ये इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इसकी वैलेंसी भी पूरी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई। और ये था 10 था, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो इनकी भी पूरी हो गई वैलेंसी। और ये CH3 ये एंड वाला C18 जो है इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। तो हमने देखा कि इसके कार्बन नंबर जो 10 है और 9 है इनके दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट, इन्हें कहते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम कहेंगे इसे मोनो आंसर, क्योंकि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेशन डिपेंड करती है कि जो ये है फैटी एसिड है इसमें जो डबल बॉन्ड की जो प्रेजेंस है वो बताती है कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है या
हम कह लें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो हमने ये ओलिक एसिड की बात की, जिसका केमिकल फार्मूला और जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो हमारे सामने है। तो हम देख रहे थे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इंक्रीजेज व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन इंक्रीज, ये भी इंक्रीज़ हो और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ये हल हो जाती हैं, जल्दी हो जाती हैं जब इनमें कार्बन एटम की जो चेन है उसमें कार्बन एटम ज़्यादा हो। नंबर 2 इसमें है मेल्टिंग पॉइंट्स। ये भी इंक्रीज़ करता है जब ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ करें। तो हम देख रहे थे कि हमने पालमेट्रिक एसिड की बात की, पालमेट्रिक एसिड था, उसमें कार्बन थे 16 और एक था ब्यूटारिक एसिड था, उसमें कार्बन 4 थे और एक ओलिक एसिड, उसमें कार्बन 18 प्रेजेंट थे। तो इस लाइन से आप अंदाज़ा लगा लें कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। अब इसलिए जिसके कार्बन एटम ज़्यादा होंगे इसकी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इसके, और इसकी इन दोनों से कम होगी, इन दोनों से कम होगी। तो हमने ये बात की इसकी कि सॉल्युबिलिटी की हमने बात की कि किस में ये ज़्यादा होती है और किस में ये कम होती है। और जो था मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने बात की अभी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं और डिक्रीज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। तो हमने बात की थी जो ब्यूटारिक एसिड था, गालिबन ब्यूटारिक एसिड था या गालिबन पालमेट्रिक एसिड था, ब्यूटारिक एसिड था और एक पालमेट्रिक एसिड था। जो पालमेट्रिक एसिड था इसमें कार्बन एटम ज़्यादा हैं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 63.1 डिग्री सेल्सियस है और इसका माइनस में है -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी डिपेंड कर रहा है, इसमें कार्बन एटम मोर हैं एज़ कम्पेयर टू इसके। तो ये भी बात होगी कि ये जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी डिपेंड करते हैं कार्बन एटम की क्वांटिटी और अमाउंट पर, कितने प्रेजेंट हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स की फैटी एसिड की, कि ये हमें 2 किस्म के मिलते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, नंबर 1 दिस contain
स्ट्रेन चेन स्ट्रेन चेन में ये होते हैं, और जो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं वो इनकी जो चेन होती हैं वो बैंड चेन होती हैं, या हम कह लें कि ये रिंग या ब्रांच्ड चेन्स में होते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे, दी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर कॉमनली कॉल्ड फैट्स, और ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं इन्हें हम कहते हैं कॉमनली कॉल्ड ऑयल्स। नंबर 3 पे हम बात करेंगे सोर्सेज की, सोर्सेज इसके क्या हैं, और नंबर 3 इसके सोर्सेज क्या हैं। जो सोर्सेज हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड के वो हैं एनिमल्स, और इसके अनसैचुरेटेड के फैटी एसिड्स के ये प्लांट्स। तो नंबर 4 पर हम बात करेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में 9 डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। और अगर हम बात करें नंबर 4 पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अप टू 6 डबल बॉन्ड में भी ऑब्ज़र्व के 2 से लेकर यानी कि 6 तक डबल बॉन्ड्स हम देख सकते हैं कि जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें 2 से लेकर 6 तक डबल बॉन्ड, यानी कि अमाउंट में 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, और 6 तक हो सकती हैं इनमें डबल बॉन्ड्स, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। नंबर 5 पे हम बात करेंगे यानी कि एग्जांपल्स की। नंबर 5 पे हम इसकी भी एग्जांपल्स की बात करेंगे। इनकी जो एग्जांपल्स हैं इसमें आ जाता है, सैचुरेटेड में आ जाता है एसिटिक एसिड आ जाता है, ब्यूटारिक एसिड आ जाता है, पाल्मेट्रिक एसिड आ जाता है, और जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो ओलिक एसिड में आ जाता है, जो हमने पढ़ा था पिछली एग्जांपल में। हमने बात की थी जब मॉलिक एसिड पढ़ रहे थे, तो उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट थी C9 और कार्बन नंबर 10 के दरमियान। डियर फ्रेंड्स, हम असाइल ग्लिसरॉल पढ़ते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। असाइल ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं? दीज आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। नंबर 2 पे हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पोर्टेंट असाइल ग्लिसरॉल्स आर ट्राई असाइल। ये बात ज़हन में रखनी है, हमने आगे ट्राई असाइल ग्लिसरॉल को ड्रॉ भी करना है। नंबर 3 पे हम आ जाते हैं केमिकली। हम इसको डिफ़ाइन करेंगे नंबर 3 पर। दीज आर
esters of fatty acids and alcohols। अब एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर इज अ कंपाउंड फॉर्म as the result of the reaction between fatty acids and alcohol। फैटी एसिड्स और अल्कोहल के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसके नतीजे में हमें एस्टर्स मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक एसिड लेंगे और अल्कोहल लेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे, हमें एस्टर मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे C2H5OH, ये एक अल्कोहल थी, इसका रिएक्शन करवाया गया एसिड से, एसिटिक एसिड से CH3COOH, एसिटिक एसिड। यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकला, तो क्या बना? C2H5OCOCH3+H2O। तो ये OH अल्कोहल से निकलेगा और H एसिटिक एसिड से निकलेगा, तो एक एस्टर बनेगा, जो कि रिजल्टेंट प्रोडक्ट तो हमारा जो कि एसाइल ग्लिसरॉल है। तो हम इसको रब कर लेते हैं। तो फॉर्मेशन करेंगी ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्मेशन हमें चाहिए होंगे 3 फैटी एसिड्स, 3 फैटी एसिड्स C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH, और ये 3 फैटी एसिड से इनका रिएक्शन करवाया गया ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन करवाया गया। यहाँ वैलेंसी पूरी कर देंगे, इसकी वैलेंसी पूरी हो गई और इसकी भी वैलेंसी पूरी कर देंगे। तो जो फैटी एसिड्स हैं ये ग्लिसरॉल है, तो फैटी एसिड से OH निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा, तो 3 H2O निकल गए, 3 H2O निकल गए। तो हमारा रिजल्टेंट ट्राइग्लिसराइड क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R। तो ये कार्बन था, एक ये कार्बन था, एक ये कार्बन था, तो ये लिंक्ड हैं एक दूसरे से। ये बात याद रखनी है, यहाँ से गलतियाँ होती हैं। ये H, ये H, ये H और ये H, हमने देखा था ये वैलेंसी पूरी है, ये पूरी है, ये पूरी है, इसका मतलब आपका रिएक्शन ठीक है। ये जो बॉन्ड बनी इसे हम कहेंगे एस्टर बॉन्ड, जो कि एस्टरिफिकेशन हुई। तो OH 3 फैटी एसिड से OH निकला, ग्लिसरॉल से H निकला, 3 वाटर निकल गए प्लस 3 H2O, 3 वाटर
निकल गया द रिएक्शन बिटवीन ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। तो ये थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। Assalamu alaikum dear friends, today we will talk about the phospholipids which are very important class of the lipids heterogeneous group of compound। जैसे हमने बात की थी ये डिफरेंट यानी कि मॉलिक्यूल्स कंपाउंड यानी कि फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स और नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बनते हैं ये फॉस्फोलिपिड्स। तो ये हेटेरोजेनस क्लास ऑफ कंपाउंड है, सेम जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी। तो हम शुरू करते हैं फॉस्फोलिपिड की इंट्रोडक्शन से। फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये डेरिवेटिव्स हैं। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटिडिक एसिड। ये फॉस्फोटिडिक एसिड से माखूज़ किए गए हैं, इनसे निकलते जो फॉस्फोटिडिक एसिड है इट इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड एक्स्ट्रा। ये ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बनते हैं। तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनमें फॉस्फोलिपिड्स में इनको जब हम फॉस्फोटाइडिक एसिड हैं इनको हम जब फॉस्फोलिपिड्स में कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ बेसिस लगती हैं, सम बेसिस, इंपॉर्टेंट बेसिस। इसमें कोलिन आती है, इथेनॉल, अमाइन और सिरेन एक्सेट्रा ये ऐड की जाती हैं। जो फॉस्फोलिपिड्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स जो बायोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स हैं वो हैं बायोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स वो कौन से हैं? वो हैं फॉस्फेटाइल कोलिन, जो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड हैं वो फॉस्फेटाइल कोलिन है। तो हम एक और बात करें, जो फॉस्फोलिपिड हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? नंबर 3 पे हम बात करें फॉस्फोलिपिड्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। जो सेल की जो मेम्ब्रेन्स हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। जैसे कि हमने बात की थी जो सेल मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है इस तरह की, जो कि फॉस्फोलिपिड्स हैं। ये फॉस्फोलिपिड्स की लेयर है, ये एक फॉस्फोलिपिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा एंड सो ऑन, ये 2 लेयर्स हैं। ये जो पार्ट है ये वाला ये है हाइड्रोफोबिक, मतलब कि ये वाटर रिपेलिंग है, वाटर हेटिंग है एक्सेट्रा। ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है। ठीक है, ये हमने बात की थी। अब प्रोटीन्स बड़ी होती हैं, यहाँ पे हमारा मेजर कंसर्न ये फॉस्फोलिपिड्स को समझाना है। तो ये हमने बात की जो वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो फॉस्फोलिपिड है वो फॉस्फेटाइल कोलिन है। तो हम बात करते हैं फॉस्फेटाइल कोलिन की, ये कैसे इसे बनाना है, इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है। जो फॉस्फेटाइल कोलिन है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 1 ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड्स, फॉस्फोरिक एसिड जो कि कार्बन नंबर 3 पर लगा होता है ग्लिसरॉल की, और एक नाइट्रोजनियस बेस है। इतनी हम बात करें तो ये है फॉस्फोटाइडिक एसिड।
फॉस्फेटिक एसिड। जब ये नाइट्रोजीनियस बेस के साथ कंबाइन करता है, रिएक्शन होता है, तो ये बन जाता है फॉस्फेटिडाइल कोलीन। तो इस तरह बनता है फॉस्फेटिडाइल कोलीन। तो हम इसे एरेज कर लेते हैं। हमने बनाना है फॉस्फेटिडाइल कोलीन। 1 ग्लिसरॉल हमने लेना है, जो कि है ग्लिसरॉल। हमने यहाँ वैलेंसीज पूरी कर ली हैं, H के साथ, यहाँ H के साथ, H के यहाँ भी H, ठीक है। यहाँ OH लगेगा, यहाँ भी OH लगेगा, यहाँ भी OH लगेगा। तो नंबर 2 पे हमने ये ग्लिसरॉल था, 1 ग्लिसरॉल, ठीक है। हमने दो फैटी एसिड्स हमने लगाने हैं, 2 फैटी एसिड्स। यहाँ OH C डबल बॉन्ड OR, इतनी बात समझ आ गई तो आगे मुश्किल नहीं है। C डबल बॉन्ड OR, ये हमने 2 फैटी एसिड्स लगा दिए हैं। तो अब हम लगाएंगे फॉस्फोरिक एसिड, जो कि वो भी बहुत आसान है याद रखने के लिए। OH P डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, यहाँ भी OH। तो ये था हमारा फॉस्फोरिक एसिड, ये था हमारा, ये हमारा था 2 फैटी एसिड्स, नंबर 1 एंड नंबर 2, एक फैटी एसिड ये और एक ये, ठीक है। हमने आगे रिएक्शन प्रोसीड करना है। तो क्या होगा, ये OH ये H, ये OH ये H, ये OH ये H, 3H2O निकल जाएंगे, 3H2O निकल गए, ठीक है। आगे हमने बना देना है, ये 2 फैटी एसिड्स है और ये था फॉस्फोरिक एसिड, 1 फॉस्फोरिक एसिड एंड 2 फैटी एसिड्स। तो हमने अब ड्रा करना है इसका स्ट्रक्चर, CH2, और ये O वाटर निकल गया, O बच गया, यहाँ निकल गया, O बच गया। तो यहाँ C डबल बॉन्ड O ये वाला, ये R, और आगे भी C डबल बॉन्ड O, ये R बच गया, ठीक है। और यहाँ से भी निकल गया, O बच गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O निकल गया नहीं, यहाँ पे स्टेक, यहाँ से O आ गया, और ये P डबल बॉन्ड O, ये OH यहाँ आ गया, ये OH यहाँ आ गया। अब ये बन गया है, ये हमने बात की थी, इतना जो है ये है फॉस्फोटाइडिक एसिड। ये है फॉस्फोटाइडिक एसिड। अब इसको हमने फॉस्फेटिडाइल कोलीन में हमने इसे कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो हम रेज कर लेते हैं ये साइड, इसे हमने कन्वर्ट करना है फॉस्फेटिडाइल कोलीन में, जो कि हमारे पास है फॉस्फोटाइडिक एसिड। तो हम इसमें ऐड करेंगे एक नाइट्रोजनस बेस कोलीन, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है इसके लिए फॉस्फेटिडाइल कोलीन को बनाने के लिए। हम यहाँ हम करेंगे OH CH2 CH2 CN एंड पॉजिटिव, या हम ऐसा कर लेंगे CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो हमने ये बनाना है, इससे ये यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से S निकल गया, ये CH2 CH2, तो यहाँ O, यहाँ भी O, यहाँ भी O, यहाँ C डबल बॉन्ड OR, यहाँ C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो यहाँ हम ये लिख लेंगे P डबल बॉन्ड OH O, हमने ये वाटर निकाल दिया, CH2 CH2N, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एन पॉजिटिव CH3, ये 3 थे, 1 2 एंड 3, तो हम इसकी थ्राइस लिख सकते हैं। ये हमारे पास है फॉस्फेटिडाइल कोलीन। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, बायोलॉजिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फॉस्फेटाइडिक एसिड है।
तो डियर फ्रेंड्स, हम आज वैक्सीज की बात करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं लिपिड्स के। तो शुरू करते हैं वैक्स की डिस्कशन। वैक्सीज 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 जो होती हैं, दीज आर protective coatings on fruits and leaves etc. ये फ्रूट्स और जो लीव्स होती हैं, ये फलों और ये लीव्स पत्ते जो होते हैं पौधों के, उन पे एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि मिक्सचर होती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की। तो हम बात करते हैं इनकी सेकंड जो इनकी इम्पोर्टेंट लाइन है, वो कहते हैं कि सम इंसेक्ट्स आल्सो सिक्रीट वैक्सीज। कुछ हशरात ऐसे होते हैं जो कि वैक्स को यानी कि ख़ारिज करते हैं, ऐसा देयर प्रिकर्सर हो गया, वो वैक्स को ख़ारिज करते हैं। नंबर 3 पे अगर हम डिफ़ाइन करें इन्हें केमिकली, अगर हम इन्हें डिफ़ाइन करें केमिकली, अगर हमें इन्हें डिफ़ाइन करें तो ये हैं केमिकली, दीज आर मिक्सचर्स ऑफ alkanes, alcohols, ketones and esters of long chain fatty acids। तो केमिकली का हमें डिफ़ाइन करें तो ये मिक्सचर्स हैं ऑफ अल्केन्स जो होती हैं, इनमें जो अल्केन्स होती हैं वो ओड नंबर में प्रेजेंट होती हैं अल्केन्स, जो कि रेंज उनकी है 25 से कार्बन एटम्स की C35 तक इनमें कार्बन एटम की रेंज होती है, जो कि ओड नंबर में होती है। ओड नंबर का हमें पता है कि ओड नंबर्स वो होते हैं जो 1, 3, 5, 7 और 9 में एंड होते हों। ठीक है, ये हमने केमिकली डिफ़ाइन किया। और इनमें इम्पोर्टेंट बात है कि इनमें ये अल्कोहल्स होते हैं। अल्कोहल्स क्या होते हैं? अल्कोहल्स में OH ग्रुप होता है, साथ अल्काइल ग्रुप लगा होता है, यानी कि हम C2H5OH मिथाइल अल्कोहल, CH3OH ये अल्कोहल है। ठीक है, और कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स में हमने बात की, ये होते हैं, इनका जनरल फार्मूला है वो है RC++OR। तो ये कार्बोनाइल कार्बन है, जैसे कि हमने मोनोसैकराइड्स में बात की, वहाँ पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन्स बनते हैं। तो कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ ये ग्रुप अटैच होता है। तो ये इसके दोनों तरफ कार्बन के दोनों तरफ कार्बन लगे होते हैं। तो हमने ये कीटोन्स की बात की। अब एस्टर्स जो होते हैं वो ऐसे है RC++OOR। यहाँ जो जैसे हमने वो पीछे बात की थी जब हम केमिकल रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जो कि एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान था, अल्कोहल और ग्लिसरॉल और उसके दरमियान था एसिटिक एसिड का था रिएक्शन और अल्कोहल का था। उसमें जो बना था हमारा एस्टर, वो ये वही एस्टर्स हैं, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। इनमें फैटी एसिड की लंबी चेन होती है। तो हमने ये इसको डिस्कस कर लिया। वैक्सीज की डेफिनेशन को केमिकली हमने डिस्कस किया। तो आगे हम बात करते हैं
आगे जो वैक्सीज हैं, वैक्सीज जो हैं इनकी एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि these are insoluble in वाटर में insoluble होती हैं, तो पानी में हल नहीं होती। तो ये अगर ये पानी में हल नहीं होती, ये फिर वाटर लॉस से में बचाती हैं। इनको प्लांट्स की बात की है, ये प्लांट्स को वाटर लॉस से बचाती हैं क्योंकि इनसॉल्युबल नहीं होती वाटर में। तो नंबर 3 पे है जो वैक्सीज होती हैं, वैक्सीज वो एब्रेसिव डैमेज से बचाती हैं। एक तो ये वाटर लॉस से बचाती हैं, इनसॉल्युबल वाटर हैं, तो ये प्रोटेक्ट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज इन प्लांट ऑर्गन वगैरह प्लांट्स में। तो ये जो एब्रेसिव डैमेज है, ये रगड़ की वजह से जो डैमेज आता है प्लांट्स में, उससे भी काफ़ी हद तक ये बचाती हैं वैक्सीज। तो ये था हमारा ये वैक्सीज का थोड़ा सा वैक्सीज के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। तो आगे हम बात करेंगे टर्पिनॉइड्स की। तो डियर फ्रेंड्स, हम टर्पिनॉइड्स की बात करते हैं। जो टर्पिनॉइड्स होते हैं वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होते हैं, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस पर। तो हम टर्पिनॉइड्स की बात करते हैं, उसकी थोड़ी सी डिस्कशन है। टर्पिनॉइड्स पहली बात तो ये है, जो टर्पिनॉइड्स होते हैं वो दिस contain large amount of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी बॉडी में फंक्शनल रोल्स प्ले करते हैं। इसमें हार्मोन्स भी आ जाते हैं, स्टेरॉइड वगैरह। तो जो टर्पिनॉइड्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होते हैं। नंबर 2 पे जो है, जो टर्पिनॉइड्स हैं वो सिंपल रिपीटिंग सब यूनिट्स से मिलकर बनते हैं, फॉर्म बाय सिंपल रिपीटिंग यूनिट सब यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। उन सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स कौन से होते हैं? वो आइसोप्रेन यूनिट होते हैं, आइसोप्रेन यूनिट्स होते हैं। यानी हम आइसोप्रेनॉइड्स भी कहते हैं, आइसोप्रेनॉइड की हम अगर देखें, क्योंकि ये आइसोप्रेनॉइड से बनते हैं यूनिट्स लगते रहते हैं, कंडेंसेशन से ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आइसोप्रेनॉइड जो यूनिट होते हैं वो किस तरह होते हैं? ये 5 कार्बन कंपाउंड्स ये होते हैं आइसोप्रेनॉइड्स। इसको हम बनाकर देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन एटम से मिलकर बनते हैं। यहाँ H, ये है आइसोप्रेनॉइड, आइसोप्रेन या आइसोप्रेनॉइड का एक यूनिट है।
जब ये यूनिट्स जो होते हैं आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स, ये डिफरेंट कंडेंसेशंस या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जिसे हम कहते हैं, उससे ये डिफरेंट जब इनमें ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होती है तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि जिनमें शामिल हैं जिनमें एग्जांपल्स हम बात करेंगे जो ये कंडेंसेशन से बनाते हैं। एग्जांपल्स में हम अगर डिस्कस करें तो ये नंबर 1 पे ये स्टीरॉइड्स बनाते हैं डिफरेंट कंडेंसेशन से, जो कि हार्मोन्स होते हैं। और हार्मोन्स कौन से होते हैं? ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो नंबर 2 पे जो है वो कोलेस्टेरॉल, ये कोलेस्टेरॉल बनाते हैं जो कि हमारी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में हो तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, हार्ट अटैक का अंदेशा रहता है। नंबर 3 पे ये टर्पीन्स बनाते हैं कंडेंसेशन से 1, 2 एंड 3 टर्पीन्स बनाते हैं। और नंबर 4 पे जो है वो रबर बनती है, स्ट्रॉ रबर भी इनके रिपीटिंग सब यूनिट्स जो कंडेंसेशन होती है उससे ये बनती है। ये हमने एग्जांपल्स डिस्कस की। तो ये था आज का हमारा टर्पिनॉइड्स पे छोटा सा डिस्कशन। तो एक और बात थी जो कि रह गई पिछले लेक्चर में, फॉस्फोलिपिड्स का जो हमने डायग्राम बनानी थी। हमने देखा था ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसमें ये लिपिड्स बाइलेयर पर मुश्तमिल होते हैं जो कि है लिपिड बाइलेयर है। ये सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम डिफरेंशियल परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अगर हम इसको हम निकाल कर देखें एक फॉस्फोलिपिड को, तो ये हमें ऐसा दिखाई देता है कि ये इसका हेड है। इसे हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इस तरफ, इसका ये हमें हेड नज़र आता है और ये इसकी टेल है। ये एक फॉस्फोलिपिड की हमने बनाई है इसे। तो ये जो हेड है, इसका हेड जो है ये है हाइड्रोफोबिक हेड। हाइड्रोफोबिक हेड है जो कि वाटर रिपेलिंग है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, या ये डिज़ोल्व इन वाटर। अच्छा, ये इसकी टेल है, टेल जो कि है हाइड्रोफोबिक टेल। आपको ये बेंडिंग नज़र आ रही होगी, ये वाली, इसको हम दिखाएं तो इस तरह की ये बेंडिंग है ये टेल के दरमियान। तो ये एक बेंडिंग है। ये बेंडिंग किस वजह से होती है? यहाँ पे डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है तो इस वजह से ये बेंडिंग होती है। तो ये जो हेड है, हमने देखा था कि फॉस्फोलिपिड्स में नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है और और जो हैं फॉस्फोरिक एसिड फैटी एसिड्स होते हैं।
प्लस इसमें ग्लिसरॉल होता है, शामिल होते हैं। और नाइट्रोजन बेसिस से कोलिन हमने बनाई थी। तो जब हम कह रहे हैं कि ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, और नाइट्रोजन बेसिस यानी कि एक हम कोलिन की डिस्कस कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट है, हम इसलिए लिखते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड में लिखते हैं। तो ये फिट कैसे होते हैं, ये हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा। तो ये जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है, इसमें ग्लिसरॉल होता है। जो पोर्शन है ये वाला ग्लिसरॉल होता है, ये वाला। और जो ये पोर्शन है इसमें होता है फॉस्फेट्स। और जो ये पोर्शन है इसमें नाइट्रोजन बेस यानी कि कोलिन इसमें होती है। जो ये पोर्शन है ये किस चीज़ से मिलकर बना है, ये दो फैटी एसिड से, तो फैटी एसिड से मिलके बना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं बुक की जो बुक में जो डायग्राम दी हुई है उसके नीचे ये लेसिथिन बनाई हुई है, और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि ग्लिसरॉल के साथ कार्बन-13 के साथ ये जो है फॉस्फेट्स ही अटैच होते हैं। फॉस्फेट के साथ वो नाइट्रोजनस बेस जो कोलिन है वो अटैच होती है, तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर से निकल जाता है, तो लेसिथिन यानी कि फॉस्फेटिडाइल कोलिन बन जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड है। तो आज का हमारा तकरीबन यही था डिस्कस करने के लिए।